हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोरकार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मैटर्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आप अपने आसपास नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स नज़र आएंगे, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, वुड, चारकोल। लेकिन आपको ये कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है? आपने बस में ट्रैवल किया होगा, बस में बैठने से पहले आपने सोचा कि बस किस मटेरियल से बनी है, या आपने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने कभी सोचा ट्रेन किस मटेरियल से बनी हुई है। ट्रेन जब ब्रिजेस से क्रॉस करती है तो वो पता है आयरन के बने हुए हैं, तो वो मटेरियल मेटल में आता है या नॉन मेटल में आता है। तो आपने जनरली अपनी मॉम को गोल्ड की ज्वेलरी पहने हुए देखा होगा, तो आपने सोचा यार ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है। और मंदिर में जाते हैं, पर मंदिर की घंटी बजाते हैं, वो घंटी किस मटेरियल से बनी हुई है। और जो पेंसिल की टिप हम यूज़ करते हैं, वो पेंसिल की टिप कौन से मटेरियल की बनी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ब्रेन में अराइज होते हैं कि यार ये मटेरियल को हम मेटल में काउंट करें या नॉन मेटल में। किसी भी मटेरियल को हम मेटल या नॉन मेटल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनको फिजिकली हम देख के बता सकते हैं कि ठीक है इसमें लक्ष्यर है तो ये मेटल है, इसमें नहीं है तो नॉन मेटल। अगर तब भी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हम तब भी नहीं बता पाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी कि ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल। तो स्टार्टिंग में हम इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स का एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा जो एक्टिविटीज़ और जो हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दे आर हार्ड, ये थोड़ी हार्ड होती है, जनरली हार्ड होती है। लक्सरियस, इनके अंदर चमक होती है। मेलाएबल, मेलाएबल मतलब इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल, इनको डक्ट्स में, वायर्स में चेंज कर सकते हैं। सोनोरस, ये आवाज़, ये साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब वन बाय वन हम एक एक प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते जाएंगे। आपने देखा होगा जब ब्लैकस्मिथ आयरन को हथौड़ी की हेल्प से मारता है तो आयरन अपनी शेप चेंज कर लेता है, लेकिन अगर वही हम पीस ऑफ कोल को हथौड़ी से मारेंगे तो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है, मटेरियल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। अब हम एक्टिविटी 4.1 देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, आयरन नेल को लेना है, कोल पीस को लेना है, एल्यूमिनियम वायर को और पेंसिल लेड को लेना है, और इन चारों को लेकर हमें हथौड़ी से कंटिन्यूस इनको मारना जब तक अपनी शेप चेंज नहीं कर ले। तो हम ये देखेंगे कि आयरन नेल को हमने मारा, इसने अपनी शेप चेंज कर ली, इसको और भी ज़्यादा हमने मारा तो ये थिन शीट में चेंज हो जाएगा। कोल पीस को हमने मारा तो ये ब्रेक डाउन हो गया। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम वायर को हमने मारा तो इसने भी शेप चेंज कर ली, और ये जिस शेप में हमें अगर शीट्स में कन्वर्ट करना है तो शीट में कन्वर्ट हो गया। वही पेंसिल लेड को अगर हमर से मारेंगे तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर क्या है हमारे, मेटल्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी शेप चेंज कर ली और ये दिखने में भी हार्ड है। जनरली हम घर में हम सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डेकोरेटिंग स्वीट्स, तो सिल्वर क्या है, मेटल है। एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं हम रैपिंग ऑफ फूड, तो एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल्स है। तो सिल्वर और मेटल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, थिन शीट्स में चेंज कर रहे हैं, थिन शीट्स में चेंज कर रहे हैं। इन थिन शीट्स में मेटल को चेंज करना क्या कहलाता है, मेलाएबल। मेलाएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी है बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उनको मार मार के हम एक पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मेलाएबिलिटी। और मेटल्स ही इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। मेलाएबिलिटी और डक्टिलिटी में बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि थिन शीट का मतलब क्या है। डक्टाइल में आप देखो डक्ट है, और डक्ट क्या होती है, ऐसे पाइप जैसी, और पाइप क्या होते हैं, वायर्स। तो ये याद करने का आसान तरीका है, डक्ट मतलब वायर्स, तो डक्टाइल का मतलब क्या है, जब इनको वायर में चेंज करेंगे, और मेलाएबल का मतलब क्या है, जब इनको हम शीट्स में चेंज करेंगे। अब हम मेटल्स की और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। हमें क्या करना है, एक हॉट मेटलिक पैन लेना है। तो आपने जनरली देखा होगा कि आपके घर में जो पैन्स होते हैं उनके ऊपर या तो प्लास्टिक का, जिसको हम बैकलाइट बोलते हैं, उसकी कवरिंग होती है, या फिर वुडन का हैंडल होता है, उनकी वुड की कवरिंग होती है उनके ऊपर। अगर हमने कोई हॉट मेटलिक पैन लिया है, उसमें बैकलाइट, प्लास्टिक की कवरिंग है या वुड की कवरिंग है, उसको हम पकड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा हाथ जलता नहीं है, हम उसको पकड़ के ईजिली किचन में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ करो उस मेटलिक पैन में अगर प्लास्टिक भी नहीं हो और वुडन हैंडल भी नहीं हो तो आप उसको पकड़ पाओगे क्या?
नहीं, आप उसको नहीं पकड़ पाओगे, आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, और हमने मेटलिक पेन यूज़ में लिया, इसका मतलब मेटल्स क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली हमने कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हम एक्टिविटी 4.2 देख, हमें इसमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट कैसे होगा कि हमारे पास एक सेल हो जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ जाके कनेक्ट होंगे, बल्ब में। अगर ये यहाँ से कंडक्शन हो रहा है तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। अगर यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो कंडक्शन के लिए हमने पहले यहाँ पे क्या रख के देखा, आयरन नेल को रख के देखा, तो हमने देख लिया कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम सल्फ़र को रख के देखेंगे, सल्फ़र यहाँ पे रखा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर हम कोल पीस को यहाँ पे रख के देखेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगेन कॉपर वायर को यहाँ पे रखेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयरन और कॉपर वायर ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ली, और ये दोनों क्या है, मेटल्स। और जैसा कि हम जानते हैं सल्फर और कोल पीस क्या है, नॉन मेटल्स, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की है, तो दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलेबल प्रॉपर्टी हमने देख ली, और मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ये प्रॉपर्टी हमने देख ली। आप देखोगे कि मेटल्स के अंदर थोड़ा शाइनी अपीयरेंस होता है, और ये शाइनी अपीयरेंस क्या कहलाता है, लक्सरियस। डक्टिलिटी पे आते हैं। आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी कोल के वायर्स देखे हैं क्या कभी, ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि कोल के वायर्स नहीं होते। जनरली ये किसके होते हैं, एल्युमिनियम के और कॉपर के, और हमें पता है कि एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, मेटल है। जैसे कि मैंने पहले आपको मेलेबल और डक्टाइल को कैसे याद करना है इसका तरीका बताया था। डक्टिलिटी वही है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको हम किसकी शेप दे सकते हैं, वायर्स की शेप दे सकते हैं। मेलेबल में किसकी शेप देते थे अपन, शीट्स की, और डक्टाइल में किसकी शेप देते हैं हम, वायर की। और डक्टिलिटी के लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं अपन, एल्युमिनियम या फिर कॉपर। तो हमने डक्टाइल प्रॉपर्टी भी देख ली मेटल की। अब हम देखते हैं कि हमने एक आयरन नेल को नीचे ज़मीन पे गिराया तो एक आवाज़ सुनाई देगी हमें। अगर हम मेटल के कॉइन को नीचे डालेंगे ज़मीन के अंदर तो भी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर हम प्लास्टिक को डालेंगे तो क्या आवाज़ सुनाई देगी। तो आप मुझसे पूछोगे मैम थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पे रिंगिंग साउंड सुनाई देना चाहिए। रिंगिंग साउंड क्या, कंटिन्यू बहुत तेज़, फिर धीरे 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 कम होना, और जो ये साउंड होगी बहुत ही शार्प साउंड होगी, उसको अपन बोलते हैं रिंगिंग साउंड। जैसे आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की घंटी को बजाते हो, तो मंदिर की घंटी बजाने के बाद एक साउंड रिलीज़ होती है। अगर वही मंदिर की घंटी हमारी अगर लकड़ी की हो और उसको हम बजाएंगे तो वैसे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं। हमें दो बॉक्स लेने हैं, एक वुडन का बॉक्स लेना है, एक हमें मेटल का बॉक्स लेना है। किसी भी मेटल, कोई भी मेटल का बॉक्स चलेगा, लेकिन ये सिमिलर इन अपीयरेंस होने चाहिए, दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, और इन दोनों को हमें क्या लेना है, आपस में टकराना है। आपस में टकराएंगे तो हम देखेंगे जो मेटल का बॉक्स होगा सिर्फ वही आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, वुडन का बॉक्स आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि मेटल्स आर जनरली सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब कैसे आप याद करोगे, सोनो का मतलब क्या है, साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देख ली कि दे आर हार्ड, लक्सरियस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मटेरियल्स इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वो किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन मेटल्स के अंदर। अब हम मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो मेटल्स जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसके अपोजिट जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड इन नेचर, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट। इनमें लक्सरियस शाइन होता है, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, डल इन अपीयरेंस होंगे। मेलेबल, इनको हम कंटिन्यू बीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, शीट्स में। अगर हम इनको कंटिन्यू बीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, पाउडरी मास में, पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी चेंज इनटू वायर्स, इनको वायर्स में चेंज नहीं किया जा सकता और इनको वायर्स में चेंज किया जा सकता है। तो दे आर सोनोरस इन नेचर। अच्छा, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई,
यहाँ लिख देती हूँ, दे आर नॉट सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स के एग्जांपल हम देखेंगे तो सल्फर और कार्बन। किसी भी मटेरियल में कार्बन कंटेंट होगा, जैसे पेंसिल की लेड लेंगे अपन, कोल लेंगे, इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग होते हैं, तो ये सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स। जैसे कि आपको पता है हर जगह एक्सेप्शंस तो रहते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। सोडियम और पोटेशियम है तो मेटल्स, बट ये क्या है, इतने सॉफ्ट हैं कि नाइफ से भी इजीली कट जाते हैं। तो सारे मेटल्स तो क्या है, हार्ड इन नेचर। ओनली सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट हैं कि जो नाइफ से भी इजीली कट जाते हैं। सेकंड, मरकरी। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बाकी तो सारे क्या है, हार्ड सॉलिड इन नेचर है। मरकरी क्या है, सिर्फ लिक्विड स्टेट में है। मरकरी क्या है, सिर्फ एक लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये दो एक्सेप्शंस आपको याद होने चाहिए, जनरली ये MCQs में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक 4.2, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हमने देख ली। फिजिकल प्रॉपर्टीज से अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल, तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज से डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मटेरियल मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या करना है कि हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग बार, एक बार ऑक्सीजन के साथ, एक बार ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ हमें रिएक्ट कराना है, और हमें देखना है कि जो फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमें, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा होगा, ब्रिजेस में भी बहुत सारे रस्ट हो जाते हैं। इसको प्रोटेक्शन के लिए मैं आगे फर्दर क्लासेस में आपको बताऊँगी कि अपन क्या करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन आपने नॉर्मली घर के अंदर ही देखा होगा, और मैग्नीशियम रिबन हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं। हमें क्या करना है, आयरन को लेना है और उसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिल जाता है, रस्ट। फॉर्मूला में हम देखें तो ये आयरन है Fe, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, हमें क्या दे रहा है, रस्ट, Fe2O3.XH2O। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg + O2 गिव्स 2MgO। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं हम ये अपने नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमने देखा किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस मेटल का ऑक्साइड, ये भी आयरन का ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। तो किसी भी मेटल को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। एक्टिविटी 4.3 में क्या करना है कि हम रस्ट लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें रस्ट मिल जाता है। तो रस्ट आपको नॉर्मली अपने घरों में भी मिल जाएगा, खिड़की दरवाज़ों पे। तो आपको रस्ट लेना है, उस रस्ट को आपको पानी के साथ मिक्स करना है। तो आप ये देखोगे कि रस्ट ना अच्छे से घुल नहीं पाएगा पानी के साथ, वो सस्पेंड हो जाएगा वहाँ पे। तो थोड़े से सोल्यूशन को आपको बाहर निकालना है और आपको उसके अंदर एक बार रेड लिटमस पेपर को डिप करना है और एक बार ब्लू लिटमस पेपर को डिप करना है। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है अपना, बेसिक इन नेचर। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो वो सोल्यूशन अपना क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो इस वाले रस्ट वाले सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस डालेंगे तो रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। और इससे हमें ये क्या पता चलेगा कि रस्ट का नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब वो एसिडिक इन नेचर नहीं है। तो जनरली ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि किसी भी मेटल का नेचर क्या होता है। रस्ट क्या है, आयरन से बना है और आयरन क्या है, मेटल। तो ये एक्टिविटी शो करी है कि मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक, दे आर बेसिक इन नेचर। वैसे ही आपको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आप मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगेन आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप देखोगे, और उसके अंदर फिर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस डालोगे तो सेम वही होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू। इसका मतलब जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो भी क्या है, बेसिक इन नेचर। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स के ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी हमारे कॉपर के वेसल्स होते हैं,
अगर उनको हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो कुछ टाइम बाद उनके अंदर ग्रीनिश कलर की कोटिंग नज़र आती है। उस ग्रीनिश कोटिंग की वजह से उनका जो अपीयरेंस क्या हो जाता है वो डल हो जाता है। केमिकल रिएक्शन देखें अपन तो कॉपर को मॉइस्ट एयर जिसके अंदर वाटर, CO2 और O2 है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ग्रीन कोटिंग कॉपर के वेसल के सराउंडिंग में फैल जाती है जो कि इसे डल अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है। इसके लिए हम एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। हमें क्या लेना है, पाउडरी फॉर्म में सल्फर लेना है और डिफ्लिग्रेटिंग स्पून। डिफ्लिग्रेटिंग स्पून क्या होती है, ऐसे स्पून, इसके अंदर हमने क्या रखा है अपना पाउडर फॉर्म में सल्फर, और एक ग्लास जार के अंदर रख के हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाना है। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमने बंद किया और यहाँ पे क्या SO2 गैस रिलीज़ हो गई। SO2 गैस जैसे ही रिलीज़ होगी हमें इस ग्लास जार का थोड़ा सा ढक्कन खोलना है और इसके अंदर फटाफट से वाटर ऐड कर देना है। जब हम SO2 को HO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें H2SO3 मिलेगा जो कि क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। अब हमें वही टेस्ट करना है, रेड लिटमस पेपर लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। इस सोल्यूशन के अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा पेपर का, और जब ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, ब्लू कलर को किस में चेंज कर देगा, एसिड में, जिससे क्या प्रूव होता है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो दोनों एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होंगे और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो इसकी आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है, एक बार इसे कंटिन्यू देखें और सेकंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ साथ रेफर करें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच मीन्स लॉट्स टू मी। होप सो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस NCERT का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखी थी। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। उससे पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हमें क्या करना है कि सोडियम एक मेटल है, वो इतना रिएक्टिव मेटल है कि हमें उसको किस में स्टोर करके रखना पड़ता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखना पड़ता है। वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही विग्रियसली रिएक्ट करता है और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम एक्टिविटी 4.5 में क्या करेंगे, एक ग्लास जार लेंगे। इस ग्लास जार के अंदर पहले से वाटर है, तो हमें क्या करना है कि केरोसिन ऑयल के अंदर हमने सोडियम रखा हुआ है, उसको बहुत ही सावधानी से बाहर निकालना है। फिल्टर पेपर में उसे पहले कट करना है, फिर फिल्टर पेपर से उसे साफ़ करके उसे कॉटन के अंदर लपेट के रख देना है। एक ग्लास जार लेंगे, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो सोडियम हमने कॉटन के अंदर रैप करके रखा है वो इसके अंदर डाल देना है। अब हमने सोडियम इसके अंदर डाल दिया तो इसके अंदर क्या है, वाटर, और ऊपर से क्या मिल रहा है उसे, ऑक्सीजन। तो इतना विग्रियसली रिएक्ट करेगा ये। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये ग्लास जार को हाथ लगा के देखोगे तो ये ग्लास जार बहुत ही गर्म होगा क्योंकि इसने लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी बाहर निकाली है। तो हमने ये देखा है कि सोडियम एक मेटल है, वो उसने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। तो ये प्रूव होता है कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। आयरन भी क्या है, एक मेटल है, वो इतना तेज़ रिएक्ट नहीं कर पाता लेकिन बहुत ही धीरे धीरे वो भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये पता चलता है कि मेटल्स भले ही तेज़ हो या धीरे पर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वही नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट करते हैं एयर। इसका एक एग्जांपल है फॉस्फेरस। फॉस्फेरस भी बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है। वो जब भी हम उसको एयर के एक्सपोज करेंगे, एयर के साथ उसको एक्सपोज करेंगे तो फायर को ईजिली कैच कर लेता है। इसलिए हम फॉस्फेरस को किसके अंदर स्टोर करते हैं, वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। तो फॉस्फेरस क्या है, एक नॉन मेटल है और उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वाटर के अंदर। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं।
हमें क्या करना है, हमें ग्लास ट्यूब्स लेनी है। उस ग्लास ट्यूब्स के अंदर एक के अंदर हमें मैग्नीशियम डालना है, दूसरे के अंदर एल्यूमिनियम, सी के अंदर आयरन, डी के अंदर कॉपर, ई के अंदर चारकोल, एफ के अंदर हमें सल्फर डालना है। तो ये पांच ग्लास ट्यूब हमने ले ली और इनको ABC मेंशन करना है। तो उसके अंदर क्या करना है, हमें 5 ml HCl डालना है। क्या डालना है, HCl डालना है। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जब ये कोल्ड रहेगा, अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा, आपको ऐसा लग रहा है इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करके थोड़ा वार्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके पास एक जलती हुई मैच स्टिक को लेके आना है। ये मैच स्टिक जल रही है, तो जब HCl, जब ये मेटल HCl के साथ किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, और ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही जलते हुए मैच स्टिक के पास आएगी तो एक पॉप साउंड निकलेगी। तो आप ये देखोगे मैग्नीशियम में पॉप साउंड निकल रही है, एल्यूमिनियम में निकल रही है, आयरन में निकल रही है, कॉपर में निकल रही है, बट चारकोल और सल्फर में नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, और जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद द पॉप साउंड। कुछ मटेरियल अगर HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे तो उस केस में हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और फिर रिएक्शन को देखना है, फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि वो मटेरियल्स के साथ रिएक्ट हो रहा है। इस एक्टिविटी में आप देखोगे कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ना ही वार्म कंडीशन में रिएक्ट कर रहा है, ना ही कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करना है। तो हमें कॉपर के केस में क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है, और उसके बाद देखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और मेटल सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, वही नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अब हम मेटल्स या नॉन मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। एक्टिविटी 4.7 में हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसके अंदर हमें वाटर डालना है, वाटर के साथ हमें एल्यूमिनियम फॉयल डालना है। तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसके अंदर हमने वाटर भी डाल लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। फिर हम एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे। किसका डालेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल का एक टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। वही जलते हुए मैच स्टिक इसके पास लेके आनी है, हाइड्रोजन गैस जैसे इसे टकराएगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। जब भी एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा विद द पॉप साउंड। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। वही नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इनकी रिएक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसको समझने में एक्टिविटी करते हैं। हमें क्या करना है कि 100 ml के 5 बीकर लेने हैं, A, B, C, D, E। उसके अंदर 50 ml वाटर रखना है। A के अंदर हमें कॉपर सल्फेट डालना है, B के अंदर कॉपर सल्फेट डालना है, C के अंदर जिंक सल्फेट डालना है, D के अंदर आयरन सल्फेट डालना है, और E के अंदर हमें दोबारा से जिंक सल्फेट डालना है। A के अंदर हमें डिप करना है जिंक के पीस को, बी के अंदर आयरन के पीस को, सी के अंदर कॉपर के पीस को, डी के अंदर कॉपर के, और ई के अंदर हमें आयरन के पीस को रखना है। फिर हमें देखना है कि कौन कौन से बीकर के अंदर रिएक्शन शो कर रही है और किस किस के अंदर रिएक्शन शो नहीं कर रही। हम देखेंगे जो हमारा कॉपर सल्फेट के अंदर हमने जिंक के ग्रैन्युल्स डाले तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, यानी कि जो CuSO4 की जगह कॉपर हट गया, वहाँ पे क्या आ गया, जिंक सल्फेट। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग निकाल दिया। तो हम देखेंगे रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, और जब जिंक के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को पाउडरी रेड कलर में वो बॉटम के अंदर बैठ गया, यानी कि रेड कलर लेके वो कॉपर क्या हो गया, बैठ गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, जब एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है
लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ये है या फिर ये है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, तो जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और आयरन रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इससे में ये प्रूफ होता है। हमने अब आपको ध्यान से देखना है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से और कॉपर से। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव डाला तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और हमें क्या मिला, ZnSO4 और कॉपर। वही Fe किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें क्या मिल गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखो क्या है, कॉपर, यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव। जिंक और आयरन दोनों इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इससे ज़्यादा रिएक्टिव और ये क्या है, लेस। इन दोनों कंडीशन में ये दोनों चीज़ क्या थी, मोर रिएक्टिव थी, बट ये क्या है, अब लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। वहीं कॉपर यहाँ पे लेस रिएक्टिव है किससे, Fe ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम। दोबारा यहाँ पे क्या आ गया, कम, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होएगी। सेकंड Fe, देखो Fe का है और यहाँ पे क्या है, Z, यानी कि यहाँ पे क्या है, मोर है और यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि A और B में तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बट C, D और E में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो ग्रेनुअल्स जिस चीज़ के हम ऐड कर रहे हैं वो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए किससे, उस एक्वियस सॉल्यूशन में जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं। ये मोर है और ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये मोर है, ये लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। बट इन तीनों केस में क्या उल्टा है, ये तीनों क्या है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है और जो सल्फेट के साथ है ये सारे के सारे क्या है, मोर रिएक्टिव। तो इन तीनों बीकर में रिएक्शन नहीं होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किससे, आयरन से और कॉपर से। और एक मोर रिएक्टिव मेटल ही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स के क्या यूज़ है, नॉन मेटल्स के क्या यूज़ है। मेटल्स आर यूज इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर। तो जैसे कि आप पता है इतने हैवी प्रोडक्ट्स में हम मेटल्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं कि दे आर हार्ड। अब हम नॉन मेटल्स के यूजेस देखते हैं। लिविंग बींग्स, हमें पता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमने एग्जांपल देखे थे, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गैसेस नॉर्मली जितने भी गैसेज है वो सारे किसके अंडर में आती है, नॉन मेटल्स। तो लिविंग बींग इनहेल तो लिविंग बींग्स इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग। क्या अपन क्या लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान, ऑक्सीजन लेते हैं। और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे पेड़ पौधे वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर क्या है, कार्बन। तो ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर नॉन मेटल्स काम आते हैं क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, नॉन मेटल्स, और ये ब्रीदिंग प्रोसेस के काम आते हैं। यूज़ इन फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में हम क्या यूज़ करते हैं, NPK, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेरस। और फॉस्फेरस क्या है अपना, नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल्स है, बट फॉस्फेरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है। और वो किस में यूज़ होता है, एज ए फर्टिलाइज़र, एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। थर्ड हम देखें, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में काम आता है कौन, क्लोरीन। क्लोरीन गैस है, ये किस में काम आ रही है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारा एंटीसेप्टिक में यूज़ आता है क्या, टिंचर ऑफ आयोडीन। जनरली ये पर्पल इन कलर का होता है, अप्लाइड ऑन वोंड्स, जो हमारे जो घाव हो जाते हैं उन पे अप्लाई करते हैं, नॉर्मली ठीक हो जाता है। और यूज़ इन क्रैकर्स, तो कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो क्रैकर्स में यूज़ होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और मेरा आपको ये सजेशन है कि आपको मेरी वीडियोस हर बार की तरह 2 बार देखनी है। और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।